वेलकम बैक नाज़रीन, आप हमारी ख़ुसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं। मैं हूं अयाज़ असलम और यासिर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। और अपने पिछले आवर में हम ट्रांसमिशन में गुफ्तगू कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना केसेस की जो तादाद है वो हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ती जा रही है। और पिछले 21 दिन में 3 हफ्तों के दौरान इसमें तशवीशनाक हद तक इजाफा देखने में आया है। और इस पिछले 21 दिन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 3% इजाफा जो है वो 3 गुना इजाफा जो है वो देखने में आया है। और उसके बाद अभी चेयरमैन एनडीएमए की प्रेस ब्रीफिंग भी हमने आपके साथ शेयर की, जिसमें उन्होंने वेंटिलेटर्स के हवाले से कुछ दीगर जो फिगर्स हैं वो भी हमारे साथ शेयर किए। लेकिन यासर, जिस तरह उन्होंने भी बात की कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर यही सूरत हाल रही तो हालात मजीद ख़राब हो सकते हैं। आने वाले दिनों की तो बात यकीन उन्होंने की है, लेकिन जो आजकल सूरत हाल है, जो SOPs की वायलेशंस अयाज़ में और आप देख रहे हैं वो इस कदर तशवीशनाक है कि हमें ऐसे लगता है कि शायद लोगों ने अपने जहनों में ये यकीन कर लिया है कि कोरोना ईद तक था, कोरोना ईद के बाद ख़त्म हो चुका है। जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है, लोग जिस तरह से जौक दर जौक जो है वो रोड्स पे नज़र आ रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट ऐसे लगता है जैसे कभी था ही नहीं, मास्क इक्का दुक्का नज़र आ रहे हैं। ये सूरत हाल इतनी गंभीर है कि डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा का ये कहना है कि ईद के बाद अगर सूरत हाल बदस्तूर कायम रहती है तो हमें लॉकडाउन की तरफ मजबूरन जाना पड़ सकता है। अब ये हमें फ़ैसला करना है एज एन इंडिविजुअल कि मेरी किसी ऐसी वायलेशन की वजह से, मेरी किसी ऐसी काविश कोशिश की वजह से क्या मैं कोविड के फैलाव का बायस बन रहा हूं या कोविड को रोकने का बायस बन रहा हूं। ये बड़ी हमारी ट्रांसमिशन करने का ईद के दिनों में क्या मकसद है? यहाँ पे पूरी टीम इकट्ठी हुई, आपके साथ इंटरेक्ट करी, उसका क्या मकसद? यही मकसद है कि आपको सेंसिटिविटी समझाएं कि खुदारा अपने जहन से ये बात निकाल दें कि कोरोना ख़त्म हो गया है। कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं और हमारा हेल्थ का निज़ाम, ज़ाहिर सी बात है, वो तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ अगर मुकाबला करें तो हमारा तरक्की पजीर ममालिक के होने के नाते हेल्थ का निज़ाम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर ये वज़न पड़ता है, ये बोझ पड़ता है, तो आप ख़ुद सोचिए कि हमारे डॉक्टर्स मुतासिर होते हैं, पैरामेडिक्स मुतासिर होते हैं, नर्सेज मुतासिर होती हैं। तो अगर हमारे हेल्थ का ह्यूमन कैपिटल मुतासिर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर होता है, तो इतने लोगों को हम कहाँ रखेंगे? और इससे बढ़कर अलमिया ये है यासर, जो भी हम देख रहे हैं कि लोग सिरे से इसको मान ही नहीं रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपकी भी फैमिली में ये एग्जांपल, मेरे अपने फैमिली में अगर हम बात करें, इनफैक्ट ईद के दिनों में जब ये मेल जोल से हम सबको मना कर रहे हैं, और दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि अगर आपने मिलने भी जाना है तो समाजी फासले को कायम रखें। तो आप अगर मास्क पहन के जाते हैं या आप हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके जो रिलेटिव्स हैं वो आपको ऐसे देख रहे हैं जैसे आप किसी और दुनिया से उठ के चले आए हैं, और वो एग्जिस्ट ही नहीं है। कुछ नहीं होता, या वट एवर का ये जो हमारा एक नज़रिया कायम हो चुका है। अब ठीक है, ज़हनी तौर पे इंसान नफ्सियाती तौर पे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लोग परेशान हैं कि भाई चार दीवारी में कब तक रहना है। तो हुकूमत ने इसी चीज़ को देखते हुए जो स्मार्ट लॉकडाउन है में नरमी जो है वो इसी हवाले से की कि लोगों का रोज़गार भी चलता रहे, लेकिन लोग SOPs को अपनाएं। SOPs को अगर नहीं अपनाया जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि 10 से 15 दिन के बाद हुकूमत मजबूर हो जाएगी कि लॉकडाउन करके सब कुछ बंद कर दे। तो फिर क्या अच्छा होगा कि जो लोग अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं बच्चों के लिए, वो अपनी रोज़ी रोटी से महरूम हो जाएं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इस वक्त खुदारा आपकी सैर व सयाहत से ज़रूरी है, आपके बाहर निकलने से ज़रूरी है कि आप घरों में रहें, एहतियात बरतें और थोड़ा सा वक्त और इंतज़ार कर लें। जब ये सूरत हाल इसमें कमी हो जाएगी तो अल्टीमेटली, जैसे अभी सऊदी अरब में लॉकडाउन में नरमी की गई है और दुबई में लॉकडाउन में नरमी की गई है, और इवन ये भी खुशखबरी हम आपको सुना दें कि 21 जून की उन्होंने डेट दी है, 20 या 21 जून की, जिसमें जो है वो मस्जिद हराम में बाजमात नमाज अदा हो सकेगी। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही हालात काबू में आते हैं तो बतदरीज बेहतरी आती रहती है। तो अब दुनिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये भी कह रही है कि दुनिया अभी पहली लहर से मुकाबला कर रही है, और जिन ममालिक में ये तादाद कम हो गई है, अगर वो SOPs को फॉलो करना छोड़ देंगे तो दूसरी लहर इससे भी ज़्यादा सख्त हो सकती है और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। पर लोगों की संजीदगी का अंदाज़ा तो हम इससे भी लगा सकते हैं कि इनफैक्ट मरी टोल प्लाजे की अगर हम बात करते हैं, यहाँ से गुज़िश्ता
रोज़ वहाँ पर मौजूद जो पुलिस एहलकार हैं, ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं, उन्होंने लोगों से हाथ जोड़ के कहा कि खुदारा आप लोग वापस चले जाओ। और एक कितनी लंबी लाइन हमें वहाँ नज़र आ रही थी उस टोल प्लाजे पे, हालांकि ये जानते हुए भी कि हुकूमत की तरफ से सियाहती मकामात को बंद किया गया है, मार्केट सारी जो हैं वो आपको बंद है ईद के दिनों में, लेकिन उसके बावजूद भी ईद के पहले और दूसरे रोज़ एक बड़ी तादाद में लोग जो हैं उन्होंने गिलियात का रुख किया, मरी जाने की कोशिश की, लेकिन उनको सिर्फ टोल प्लाजे से ही वापस कर दिया गया। और इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे, पर जब वो वहाँ नहीं पहुँच सके तो उन्होंने वहीं पर मौजूद जो ग्रीन बेल्ट हैं इस्लामाबाद की और दीगर शाहराहों की, वहीं पर डेरे जमा लिए, जहाँ पर ना ही तो कोई SOPs का ख्याल रखा जा रहा था, मेल मिलाप भी वैसे हो रहा था। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी अवाम शायद ये सोच रही है कि हुकूमत ने जो लॉकडाउन में नरमी की है उसकी वजह यह है कि कोरोना खत्म हो चुका है, लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि फैसला जो होता है वो घर के बड़े ने लेना होता है। जो भी हेड ऑफ फैमिली है उसको ये सोचना चाहिए कि ठीक है बच्चे इसरार कर रहे हैं, कुछ ख़वातीन भी हो सकता है घरों में रह रह के वो भी तंग आ गई हों, वो भी इसरार कर रही हों, लेकिन जो हेड ऑफ फैमिली है उसको ये सोचना चाहिए कि मेरे ये छोटे छोटे बच्चे, ये छोटी छोटी जो बच्चियां हैं कि खुदा न खास्ता अगर ये मुतासिर हो गई तो इसका पुरसाने हाल क्या हो सकता है। यकीनन इस पर तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको काम करने की ज़रूरत है। और बताया जा रहा है कि हमें मुसर्रत जमशेद साहिबा ने ज्वाइन किया है। जी, तर्जुमान पंजाब हुकूमत है जी मुसर्रत जमशेद साहिबा, हमें मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असम्बली भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी नुसरत वाइस साहिबा मौजूद हैं जी, MNA हैं, उनसे भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये रवैये में जो अचानक से हम देख रहे हैं कि वट एवर की एक पॉलिसी है इसको कैसे चेंज किया जाए। खुदा ना खास्ता जब बहुत नुकसान हो जाएगा तो फिर लोग समझेंगे या हम दूसरे ममालिक के एक्सपीरियंस से हमें समझना चाहिए। तो स्टार्ट विद मैं बात कर लेता हूँ नुसरत वाहिद साहिबा से। नुसरत साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया है। और जिस तरह से हम ट्रांसमिशन में बार बार कह रहे हैं कि ये ईद जो है हम बड़ी सादगी से मना रहे हैं क्योंकि हमारे दिल दुखी हैं। बहुत बड़े कौमी सानहे से कौम गुजरी है 2 दिन पहले और उसके साथ साथ कोविड-19 का भी, लेकिन रोड्स के ऊपर विजुअल्स जो हमें मिल रहे हैं, आप भी बाहर गई होंगी किसी ज़रूरी काम से, आपने भी देखा होगा कि लोग जितनी बेएहतियाती का मुजाहरा कर रहे हैं, क्या ये बिल्कुल भी ये चाह रहे हैं कि शायद कोई पाकिस्तान में भी इस तरह का मामला हो जाए, खुदा न खास्ता कि जिस तरह अमेरिका के अंदर हुआ, जिस तरह यूरोप के अंदर हुआ, और उसके बाद फिर लोगों को खुद से ही एहसास हो गया कि हमने गलती की, SOP फॉलो नहीं किया, और उसके बाद फिर लोग फॉलो करने पे मजबूर हो गए। क्या हम किसी बड़े नुकसान का इंतज़ार कर रहे हैं कि बड़ा नुकसान होगा तो हम समझेंगे, या इससे पहले भी हमें कुछ समझ आना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। देखिए ये एक पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का ये क्लामिटी है, उसके ऊपर आई हुई है। और आप ये देख लें कि लोगों को नज़र आ रहा है कि इटली में उन्होंने छुट्टियां दी, उन्होंने कहा आप घर में बैठे, तो लोग चल पड़े घूमने फिरने और वो हनीमून मनाने जा रहे हैं जी। पूरे के पूरे उन सियाही मकामात पर चल पड़े और फिर उसका नतीजा क्या हुआ, इतनी डेथ्स हुई कि सड़कों पर लाशें पड़ी हुई थी। फिर आपने देखा स्पेन में, फिर अमेरिका में जिस हिसाब से हुआ है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब कह रहे थे नथिंग विल हैपन, आई नो एवरीथिंग, और फिर क्या हुआ, 1 लाख के करीब लोग फौत हो गए। अब यहाँ पे भी बिल्कुल यही एटीट्यूड है। लोग कहते हैं हमें दिखाओ, कहाँ है कोरोना, हमें दिखाओ। दिखाएं कैसे भाई, वो तो माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर है जो कि आम आँख से देखी ही नहीं जा सकती, और शायद पता नहीं कितने गुना लेंस होगा तो जिससे वो नजर आता होगा। तो ये वाली चीज़ वहाँ, मैं तो हैरान इस बात के ऊपर होती हूँ कि हमारे यहाँ तो चलो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है। जितना मर्जी टीवी कहता रहे, जब तक हम खुद सफ़र नहीं करेंगे हम समझ नहीं आएगी। लेकिन वो जगह जहाँ पे लोग पढ़े लिखे थे, जहाँ पे लोग समझदार थे, उन्होंने भी इस चीज़ को बिल्कुल रियलाइज़ नहीं किया और कहाँ से कहाँ पहुँच गई उनकी तादाद। तो अब ईद के बाद जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो यही है कि आप देखें कि जब लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी हुई है, उन्होंने कहा आप अपने बिजनेस खोल लें, आप थोड़ा सा कर लें। अब एक गरीब मुल्क जहाँ पे हम यकीन कीजिएगा कराची में MNAs और MPs दिन रात मदद कर रहे हैं, ना सिर्फ फूड पैकेजेस से बल्कि खाना पका के पूरे रमज़ान और उससे पहले और इवन अभी तक वो चीज़ चल रही है। तो हम तो गरीब मुल्क समझ रहे हैं, और आप यकीन करेंगे 3 दिन के अंदर 4 शहरों में 23 अरब रुपए की शॉपिंग हुई है। एग्जैक्टली। ऐसी क्या चीज़ रह गई थी भाई कि अगर ईद पे आप नहीं पहनते, अगर 2 साल पुराना जोड़ा साफ धो के इस्त्री करके पहन लेते
ना मस्जिद जाना है नमाज पढ़ने, ना रिश्तेदारों ने घर आना है, जो शीर बनाएंगे आप घर में ही खाएंगे, जो पुलाव लेकिन बनाएंगे। रिश्तेदार तो नुसरत वाहिद साहबा घर आ भी रहे हैं, ये आपने एग्जाम्पल शायद नहीं देखी, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि रिश्तेदार भी बाकायदा ना सिर्फ घरों को आ रहे हैं और वही मेल मिलाप भी बढ़ रहा है। खैर मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा की तरफ बढ़ेंगे, तर्जुमान पंजाब हुकूमत, उनसे जानेंगे। मुसर्रत साहिबा, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो आप ये फरमाइएगा कि पंजाब में ज़ाहिर है आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और सबसे ज़्यादा शॉपिंग जो की गई है वो पंजाब में की गई है, जो फिगर अभी 23 अरब रुपए का जिस तरह जिक्र करी है नुसरत वाहिद साहिबा। लेकिन इसके बरक्स अगर हम बात करें, केसेस में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। क्या पंजाब हुकूमत आगे तैयार है मुस्तकबिल में इस सिचुएशन के लिए जिसकी तरफ अभी हम जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अयाज। अयाज, बेसिकली मैं कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके तवस्सुस से, पीटीवी के तवस्सुस से अवाम के सामने रखूंगी। जी श्योर। कि हमें एज ए पाकिस्तानी सबसे पहले इस मुल्क का कल्चर है, अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि ब्लेम गेम, हमेशा किसी और पे मलबा डाल दें। इस कौम को ये सोचना पड़ेगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं और कोरोना ऐसी चीज है जिसकी सबसे पहले अगर कोई फर्ज है किसी पे है तो वो हमारे अपने ऊपर है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जान की हिफाजत और अपने प्यारों की जान की हिफाजत। गवर्नमेंट की कोर्ट में बात तब आएगी जब आप अपने आप को बीमार करके हॉस्पिटल पहुंचेंगे। और जो गवर्नमेंट की ये पहली कोई हुकूमत है जो अपनी सारी चीज ओपन करके, कितने वेंटिलेटर्स हैं, कितनी बेड फैसिलिटीज हैं, हमारे हॉस्पिटल कितना बर्डन लेने के मुतहम्मिल हो सकते हैं। हम एक फिगर ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे शेयर कर रहे हैं टू टेल द पीपल कि अगर मैं पंजाब की बात करूं कि आप 11 करोड़ का सूबा है और आपके पास 1 लाख मैक्सिमम, हम उसको एक्सटेंड भी करें तो हमको 1.5 लाख तक खींच सकते हैं। तो इसलिए अब देखें, अब इम्पोर्टेंट चीज है जिसको समझने की जरूरत है। कोई भी फैसला गवर्नमेंट ने लिया है सोच विचार करने के बाद, चॉइसेस बड़ी टफ है और बड़ी कम है, महदूद है। कि अगर हम नहीं लॉकडाउन खोलते तो ये अनलिमिटेड टाइम के लिए हम लॉकडाउन कर ही नहीं सकते, बिकॉज अमेरिका, यूरोप और आप देखो बरतानिया वगैरह सब लॉकडाउन को खोल रहे हैं 1 जून से। इवन इंग्लैंड के अंदर भी, हालांकि अभी कोई इतना केसेस के अंदर कमी नहीं है, लेकिन उन्हें खोलना पड़ा। लेकिन अब वहां देखेंगे कि वहां लोग एसओपी को फॉलो करेंगे जो हमारे लोगों ने बिल्कुल फॉलो नहीं किया। उससे जो अगली इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए हमने अवाम को रिलैक्स इसलिए किया था लॉकडाउन को कि अवाम को सहूलत देने के लिए, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ ये आपके साथ शेयर करना पड़ता है कि लोग जरूरत के लिए नहीं निकले। ऑल्दो इतना बड़ा सानिया हो गया हमारे साथ, पीआईए के त्यारे का क्रैश कर जाना, फिर ये भी सानिया एक अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है बहुत बड़ी, जिसमें स्लोगन से एक सिंपलिसिटी के साथ गुजारें, जरूरत के लिए शॉपिंग करें। लेकिन एक शॉपिंग का तरीका ये भी है कि अगर आप अफोर्ड करते हो, ठीक है, अगर हमने शॉपिंग मॉल खोले तो लोग ये भी कहते हैं कि हमें शॉपिंग तो करनी थी। मैंने देखा ऐसी माओं को, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चों को शॉपिंग मॉल्स में लेके गई हुई थी, प्रैम्स के अंदर, ट्रॉलीज के अंदर बच्चे हैं विदाउट मास्क, खुद मास्क पहना हुआ है। तो खुदारा समझे, अब ये ईद भी ओवर हो गई है, ठीक है, खत्म हुआ सिलसिला, अब सीरियस लेना पड़ेगा। अब लॉकडाउन को रिलैक्स करने को लोगों ने अपने आप को इतना रिलैक्स किया, इतना कैजुअल किया कि कोई जो पहले थोड़ी बहुत प्रिकॉशनरी मेजर्स फॉलो कर रहे थे उन्होंने बिल्कुल नहीं की, जो बहुत ज्यादा कर रहे थे वो कैजुअल हो गए। और मैं मुसर्रत साहिबा बिल्कुल ये बात तो इसमें कोई जी मुसर्रत साहिबा इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जिस तरह से आपने बताया कि लोगों में कैजुअल एटीट्यूड बहुत ज़्यादा आ चुका है और वो दावत दे रहे हैं कि अब जाहिर सी बात है आप कहीं मजमे में इकट्ठे हो जाएंगे, मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे या सोशल डिस्टेंसिंग को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली आप कोविड को दावत दे रहे हैं। अब ये बताइएगा, बीइंग अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, पंजाब हुकूमत के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो स्ट्रेटजी क्या है? अब जाहिर सी बात है एनसीओसी बार बार ये डेटा भी आपसे शेयर कर रही है, तशवीश का इजहार भी हो रहा है, जिस तरह से हमारे केसेस में इंक्रीज आ रहा है। तो जिस तरह अयाज ने बताया कि तकरीबन 300% के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो केसेस हमारे फरवरी में थे, अप्रैल में थे, मार्च में थे और अप्रैल में थे, उसके बाद जो मई में इजाफा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा हमारे केसेस में इजाफा। तो व्हाट्स ऑन द कार्ड, क्या होगा, क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी पंजाब हुकूमत की जानिब से अगर ये केसेस बढ़ते रहे? अल्टीमेटली आपकी नज़र में भी ये चीज़ होगी कि हमारा हेल्थ निज़ाम इस बात का मुतामिल नहीं हो सकता कि हम लाखों लोगों को अकोमोडेट कर सकें। जी, आई टोटली एग्री विद यू। और अगर मैं गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी बताऊं, बड़ी ओपन एंड क्लियर है। उसमें ये कि एक तो आपने डॉक्टर जफर मिर्जा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। अगर आप पंजाब गवर्नमेंट के जितने भी फैसले देखें, हम लोग लिंक करे हुए हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बैलेंस और बड़ी वाइज अप्रोच के साथ अपकमिंग सिचुएशन को फोर्स ही करते हुए सारी डिसीजन मेकिंग की है। इसका मैं आपको अभी क्लियर कर दूं
کہ یہ جو اگر لوگ جیسے اب عید کی چھٹیاں جیسے ختم ہونی ہے تو we will see کہ اگر لوگ اسی طرح سے مارکیٹس میں ایک دو طرح کے فیصلے ہوں گے. جو مارکیٹس ایس او پیز کو فالو نہیں کرا پائیں گی ان کو ہم بند کریں گے, اور جو لوگ اسی طرح سے ایک دو چیزوں پہ ڈیپینڈ کرے گا, لوگوں کا کیجول ایٹیٹیوڈ پلس نمبر کا بڑھ جانا. نمبر کا بڑھ جانا واضح ہے, اس کی وجہ بھی ہمارا رویہ ہے کہ ہم نے بجائے اس کے کہ ہم نے جن لوگوں کے لیے کاروبار کو کھولا تھا, ضرورت مندوں کے لیے کھولا تھا, وہ تو کہیں بیچارے پتہ نہیں وہ ان کا وہ ہمارا آبجیکٹو پورا ہوا ہے کہ نہیں, لیکن جو شوقین میں باہر نکلنے والے تھے انہوں نے اس سارے آبجیکٹو کا بیڑا غرق کیا. سیدھی سی ڈیسیژن میکنگ ہوگی کہ نمبر آف کیسز بڑھنے پہ پارشل لاک ڈاؤن جو کچھ ایریاز کو جو ہم نے کرنا ہے, یعنی کہ جو ایریاز جہاں پہ نمبر آف کیسز بڑھیں گے ان کو تو کمپلیٹ لاک ڈاؤن کریں گے. لیکن اگر لوگوں کی اپروچ یہی رہی تو یہ نہ صرف پنجاب بلکہ پورے پاکستان میں آپ دیکھیں گے کہ سارے فیصلے ریوزٹ ہونے ہیں. یقینی طور پر یہ جو صورتحال آپ بتا رہی ہیں مسرت جمشید صاحبہ, پاکستان یقینی طور پر اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. نصرت واحد صاحبہ, آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا. یو آر ان گورنمنٹ اور آپ جس جگہ پر موجود ہیں, قانون سازی کرنا آپ لوگوں کا کام ہے, اور لوگوں کے لیے ان کی فلاح کے لیے بھی قانون بنانے کے لیے ظاہر آپ اس پلیٹ فارم پہ موجود ہیں. ہم اگر مڈل ایسٹ کی مثال لیتے ہیں اس تمام تر صورتحال کے اندر, تو بڑے بھاری جرمانے انہوں نے رکھے ہیں کہ اگر آپ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں تو آپ کو بغیر ماسک کے نکل رہے ہیں, آپ احتیاطی تدابیر استعمال نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو 1000 یورو, 1000 دینار, 1000 درہم جو ہے آپ کو دینے پڑیں گے. تو لوگ اس قدر ڈرے ہوئے ہیں, اس قدر سہمے ہوئے ہیں وہ اس جرمانے سے, وہ کرونا سے زیادہ جرمانے سے سہمے ہیں کہ اگر ہم نکلیں گے تو ہماری ساری جمع پونجی اسی میں خرچ ہو جائے گی. آپ کو نہیں لگتا جب تک ہم بھی اس طرح کی کس طرح قوانین نہیں لے کے آئیں گے, لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے, کیونکہ ہماری عوام پیار سے سمجھنے والی تو نہیں ہے, یہ ہمیں ماننا پڑے گا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, واقعی ہماری عوام پیار سے سمجھنے والی نہیں, لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں, بے انتہا ایمپیتھیٹک ہارٹ مالک ہیں. وہ لوگوں کے اوپر برڈن کسی قسم کا نہیں ڈالنا چاہتے. وہ بس ان کا یہ ہوتا ہے کہ ریلیکس کرو, عوام کو ریلیکس کرو کسی نہ کسی طریقے سے. آپ نے دیکھا مانیٹری ہیلپ, دوسری ہیلپ جس طرح ہو سکتا ہے جو آپ ڈاکٹرز ان کو فراہم کر دیے, ان کو ساری چیزیں دے دیں کہ بھئی آپ لوگ کسی نہ کسی طرح ٹھیک رہیں, بیمار نہ ہوں. لیکن اس کے باوجود لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یہ بالکل الٹیمیٹ یہی ہوگا کہ جو بغیر ماسک کے بغیر پریکاشن کے باہر نکلے گا اس کو جرمانہ ہونا چاہیے اور کرنا چاہیے. دیکھیں ابھی سیشن شروع ہوتا ہے, اس کے بعد ہم لوگ کیا کیا قانون بناتے ہیں اور کس کس طرح اس کو لیتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا. اور یہ دیکھیں ایک یہ ریئلائزیشن ہے, بات یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ, مجھے سمجھ نہیں آتی روزانہ پریس کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے, ایک سے ایک سیاستدان کھڑا ہو کے پریس کانفرنس کر رہا ہوتا ہے, اس نے ماسک نہیں پہنا ہوا ہوتا. بہت ہارڈلی اب آج کل مجھے نظر آنا شروع ہوا ہے کسی ایک دو نے ماسک پہنا ہوا. نہال ہاشمی صاحب وہ بھی کووڈ-19 پازیٹیو ہو گئے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور جو ان کے تارڑ صاحب ہیں پی ایم ایل این کے, وہ بھی کووڈ-19 پازیٹیو. تو آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے آبزرو کرنا. پریس کانفرنس کر رہے ہیں, ہر طرح کا انسان آیا ہوا ہوتا ہے وہاں پہ, اوپن ہے. اوپن میں بھی آپ کو پتا ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ جی ہوا میں نہیں ہے, لیکن اب ہوا میں بھی ہے اور 13 فیٹ تک جا سکتا ہے. اگر آپ نے کھانس لیا ہے تو خدا نخواستہ آپ کو ہے تو وہ 13 فیٹ تک آگے جائے گا, اور 13 فیٹ میں جتنے لوگ آئیں گے ان کو ہوگا. آپ کسی کی اس پہ ڈیتھ پہ جاتے ہیں یا کسی کی شادی پہ جاتے ہیں, وہاں پہ کم از کم 37 لوگوں کو آپ لگا کے آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا نصرت صاحبہ کچھ دیر پہلے مسرت جمشید صاحبہ نے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیا گورنمنٹ کا کہ گورنمنٹ کیا کیا کچھ کر سکتی ہے. وفاق اس حوالے سے شروع سے دیکھا جائے تو ایک بڑا ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو تھا کہ لوگوں کی جانوں کا بھی خیال رکھنا ہے اور لوگوں کی پیٹ کا بھی خیال رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ لوگ بھوک سے مر جائیں. اب جو سچویشن خراب ہو رہی ہے, یعنی کوئی اچھی سچویشن نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے اپنی طرف سے لینینسی دکھائی ہے, فلیکسیبلٹی دکھائی ہے, ایک طرف 144 ارب روپیہ بھی دیا ہے, 1.2 ٹریلین روپیز کا جو ہے وہ پیکج بھی دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے وہ حکومت نے یہ بھی کیا ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی بھی کی ہے تاکہ لوگوں کا روزگار چلتا رہے. اگر یہ چیزیں کامیاب نہیں ہوتی اور لوگ اس کو بائی نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ ری وزٹ کریں گے تو کتنا کریں گے؟ بالکل لاک ڈاؤن کر دیں گے جیسے انہوں نے فرمایا کہ جزوی طور پر لاک ڈاؤن کر دیں گے, انڈسٹریز کو لاک ڈاؤن کر دیں گے, کس طرح سے ایک پالیسی ہوگی؟ ظاہر بات ہے گورنمنٹ تو ہم سے پھر آگے کر کے سوچتی ہے نا کہ اگر یہ نہ ہوا تو یہ ہو جائے. کنٹیجنسی پلان کیا ہوگا آپ کا؟ دیکھیں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انڈسٹریز کو بند نہیں کیا جائے گا. انڈسٹریز کو چلنا ہے کیونکہ ملک نے چلنا ہے. انڈسٹری نہیں چلے گی تو بہت زیادہ مشکلات ہوں گی. انڈسٹریز کو پریکاشن کے طور پہ ان کو کہا ہے کہ آپ پریکاشن لیں, اور اس کے لیے ظاہر ہے ماسک چاہیے, سینیٹائزر چاہیے جو ہر انڈسٹری کے
जब भी आप एंटर हो रहे हो किसी भी दफ्तर में, ऑफिस में, ये चीज़ें वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। हो सके तो ग्लव्स भी पहने, हो सके तो अपने चेहरे को टच ना करें, जो हम लोगों की आदत है बेइंतहा हर वक्त टच कर रहे होते हैं। तो ये वो वाली चीज़ें। लेकिन बाकी ये कि पार्शियल लॉकडाउन करना पड़ेगा, क्योंकि टोटली आप इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे यहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, और जो पढ़े लिखे हैं वो भी नहीं करते केयर। वो भी कोरोना के पेशेंट जो खुद हो चुका है उनको, और वो ठीक हो गए हैं, और वो दोबारा मैं देख रही हूँ वो जाके जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ। भाई क्यों आप समझ रहे हैं कि एक दफा हो गया तो दोबारा नहीं होगा, दोबारा भी होगा और दोबारा भी होगा। तो पहले ही एक दफा हमें इतनी वीकनेस हो चुकी होती है, ये प्रिकॉशन हमें लेनी है, हमें मिसाल बनानी है, क्योंकि हम लीडर्स हैं। और जो लीडर्स होता है, जो भी लीडर होगा उसको एक मिसाल दुनिया के आगे रखनी है कि देखो नुसरत इस साहिबा, तरह अभी एक प्रॉब्लम ये भी आ रहा है कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे इस चीज़ को कि ये अब मेरी एक दो लोगों से बात हुई है, उन्होंने बड़ी अजीब सी बात की। उन्होंने कहा यार ये जो नंबर ऑफ डेथ्स ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं, ये तो पहले भी इतनी डेथ्स हुआ करती थी, लोगों को क्रॉनिक डिजीज़ हैं, वो लोग फौत हो रहे हैं, वो सारा नंबर जो है इसके अंदर डाला जा रहा है, ये बात हो रही है, इसे हम इनकार नहीं कर सकते कि लोग ये बात कोट कर रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? अब मीडिया भी यकीनन इस हवाले से है, सोशल मीडिया भी है, कि हम क्या फिर उन लोगों की वीडियोस बना के इनको दिखाना शुरू कर दें जो कोविड-19 पॉजिटिव हैं, ताकि इनको पता चले कि कोविड है, लोगों को तकलीफ हो रही है, लोगों की बात हो रही है, बड़ी मुश्किल से लोग रिकवर कर रहे हैं। सबसे बुरी चीज है वो ये कि यू डाई अलोन। आपके घर वाले आपके पास नहीं है, कोई प्यारा आपके पास नहीं है, आपको पता नहीं क्या हो रहा है, किस हालात में है आप, आपका जो क्या गुर्दे मेरे ख्याल में खराब होते हैं इसमें, ये कोई इस तरह की चीज, वो बिल्कुल सफेद हो जाता है, इट टर्न्स आउट टू बी वाइट, बिल्कुल कि कोई उसके अंदर जिंदगी की रमक नहीं है, आप सांस नहीं ले पा रहे, आपका गला काट के वहाँ पे ऑक्सीजन लगाया जाता है, लंग्स आपका पूरा निजाम फारिग हो जाता है। को मेरे ख्याल में दिखानी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि एक पेशेंट के साथ होता क्या है। दिखानी चाहिए, आप सही कह रही। जरा सी खांसी आएगी, कुछ होगा और उसके बाद मर जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है, बहुत तकलीफ से गुजरते हैं। और सबसे ज्यादा तकलीफ दे मरला ये है कि आपका अपना कोई आपके पास नहीं होता। जब तक ये चीज ये लोग रियलाइज नहीं करेंगे, इनका ख्याल ये है कि जिस तरह आपने कहा कि किसी भी बीमारी में मर गए तो उसका नाम लगा जी कोरोना में, ऐसी बात नहीं है। उम्मीद तासुर यही है, लोग यही बात कर रहे हैं इस पे। बिल्कुल, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे कई लोगों ने कहा है कि दिखाओ जी कोरोना कहाँ है, हमें दिखाओ। तो दिखाओ कैसे? मेरी अपनी टीम का एक बच्चा इतना शदीद बीमार पड़ा है, पूरे 19 डेज ही वाज होम, और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गया, लेकिन इतना दुबला और इतना डिप्रेस है कि कोई हद नहीं है। असल में हमें इन्हीं लोगों की वीडियोस दिखाने की शायद यासर भी बात कर रहे हैं कि जब तक हम लोगों को ये नहीं दिखाएंगे तो हम उसके लिए तैयार नहीं होंगे। अगली स्टेज तो यही बनती है ना हमारे पास कि अगर लोग बात से नहीं मान रहे तो फिर उन्हें उन लोगों की हालत दिखाई जाए कि ये देखो भाई, ये कोरोना में मुब्तला शख्स है, ये इफेक्ट हुआ है, कल आप भी इस तरह हो सकते हैं। हालत दिखाएं, पेशेंट की हालत दिखाएं कि वो किस क्राइसिस से गुजर रहा है। अच्छा, मुसर्रत साहबा की तरफ मैं आना चाहूँगा। मुसर्रत साहबा, ये फरमाइएगा, अब एक और चैलेंज जाहिर है, चाहे वो वफाक की सतह पर हो या सूबों की सतह पर हो, जो हुकूमतों को दरपेश है, वो ये कि इससे पहले तो जब भी पेशेंट आपके सामने पॉजिटिव आ रहे थे तो उसको ट्रेस आउट किया जाता था कि वो किस किस से मिले, कहाँ कहाँ गए, तो आप पेशेंट्स को यूँ उसकी जो हिस्ट्री है उसको ट्रेस आउट करके लोगों को पता करते थे, तो पता चल जाता था कितने लोग पॉजिटिव आए। अब जबकि लोग ईद मिलने के लिए अपने शहरों से दूसरे शहर गए हैं, वहाँ पर ईद मिली जा रही है, अब वो दोबारा वापस आएंगे जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, किस तरह ट्रेस आउट करना पड़ेगा? फिर तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा हुकूमतों के लिए लोगों को ट्रेस आउट करना, फिर जब लोग ये मान ही नहीं रहे हैं कि जी कोरोना तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। देखिए अयाज, ये किसी हद तक बात ठीक है, और ये पढ़े लिखे लोगों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक डिफरेंट किस्म की चीजें चल रही हैं कि जी कोरोना है कि नहीं है, ये मैन मेड है वायरस या जो भी। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, अभी रिसेंट पास्ट में लास्ट वीक हमारी कोलीग थी गुजरांवाला से एमपीए शाहीन रजा चीमा साहिबा, उनकी भी डेथ हुई, कोरोना की वजह से हुई। और उसकी वजह ये थी कि वो बहुत ज्यादा अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, गुजरांवाला के अंदर शी वाज वेरी एक्टिव, और जो कोरोना के हॉस्पिटल्स थे, क्वारंटाइन सेंटर्स थे, वहाँ के उनके बड़े फ्रीक्वेंट विजिट हुए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आपकी बात ठीक है कि जब आपका इस लेवल पे लोगों का एक्सपोजर बढ़ा है, ये जो जैसे ही लॉकडाउन को हमने ईज आउट किया तो, और फिर ईद का भी मौका था, और एहतियात तो 12 लोगों ने बिल्कुल नहीं की, तो इसमें ये खासा मुश्किल है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा हमारे लिए कि जो जो केसेस अब रिपोर्ट होंगे उनको ट्रेस आउट करना कि वो कितने लोगों को इन्फेक्शन पहले दे चुके हैं। इसीलिए जो इम्पोर्टेंट चीज है, बार बार जिसपे आप लोग भी बड़ी जबरदस्त, मैं अप्रिशिएट करूंगी पीटीवी को कि आपकी ये जो कैंपेन है मेरा घर मेरी जन्नत, ईद के भी स्लोगन बहुत अच्छे थे, और
ایک اتنی بڑی میرا خیال ہے دنیا کے کسی چینل نیشنل چینل نے لائیو میراتھن ٹرانسمیشن نہیں کی آن کووڈ-19 جو ہمارے پی ٹی وی ہمارے یہ قومی چینل ہے جی، اس کا ایک فرض ہے اور ہم نے اپنے ہمیشہ چاہے وہ کووڈ کا معاملہ ہو، سیلاب کا معاملہ ہو، زلزلے کا معاملہ ہو، پی ٹی وی ہمیشہ لیڈ لیتا ہے احساس کرتے ہوئے ان لوگوں کا۔ اچھا مسرت صاحب یہ فرمائیے گا، اب آ جاتے ہیں تھوڑی گورنمنٹ کی طرف، ان کے اقدامات کی طرف، یہ جو ٹیسٹ کی کیپیسٹی ہے اب ہماری کتنی انکریز ہو سکی ہے، اب ہم کتنا ٹیسٹ کر رہے ہیں روزانہ، اور ہمارا یہ جو انفراسٹرکچر ہے اب کتنا بہتر ہو گیا ہے؟ کچھ بات ہو رہی تھی آئی سی یو وارڈز کے حوالے سے جس کو انہوں نے کلیریفائی تو کر دیا لیفٹننٹ جنرل صاحب نے، لیکن کچھ آپ بھی بتائیے گا کہ ہمارے ہسپتالوں میں کیا آئی سی یو کے اندر سپیس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ کیا وینٹیلیٹرز کی اویلیبلٹی میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کچھ دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے کراچی میں ایک سانحہ ہوا، ایک ڈاکٹر صاحب کوئی وینٹیلیٹر نہ ملنے کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی، تو آپ فرمائیے گا پنجاب کی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جی الحمدللہ، اگر میں پنجاب کی بات کروں تو پنجاب میں ابھی اس پوائنٹ آف ویو سے تو سچویشن بڑی خوش آئند ہے، بڑی سیٹسفیکٹری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو جتنے بھی ہمارے آئی سی یو کی وارڈز ہیں یا وینٹیلیٹرز، ابھی اس کی وجہ یہ کہ جو پنجاب کے انتظامات ہیں اس حساب سے نمبر آف پیشنٹ بہت کم ہے۔ ویسے اوور آل بڑے ہیں، لیکن جو پنجاب کی جتنی بھی پنجاب نے اگریسیولی اپنی پاپولیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہ جو دنیا میں اس کی بڑھنے کی سپیڈ تھی، لکیلی ہم نے وہ ارینجمنٹس بہت پہلے کر لی، تو اس حساب سے تو چیزیں سیٹسفیکٹری ہیں۔ لیکن جب ہم دنیا کے گراف دیکھیں کہ جب بد احتیاطی جس لیول کے لوگ کر رہے ہیں تو پھر کہیں خدا نہ خواستہ یہ پرابلم نہ ہو جائے۔ فی الوقت جس وقت ہم بات کر رہے ہیں ابھی ساری چیزیں انڈر کنٹرول ہیں۔ اس وقت تک ہمارے پاس جو بیڈ فیسلٹی ہے، اور آپ نے جو ٹیسٹ کی بات کی تو وہ میں آپ کے عرض کروں کہ آلموسٹ کوئی 10,000 کے قریب پر ڈے کی کیپیسٹی پنجاب حکومت نے اویل کر لی ہوئی ہے۔ لیکن جو نمبر آف ٹیسٹ پر ڈے ہوتے ہیں وہ سیمپلز پہ ہوتے ہیں کہ اس دن کتنے سیمپلز ہمارے پاس آئے، تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جتنے بھی سسپیکٹس آتے ہیں یا وہ جن کے اندر سمٹمز ہوں، یعنی کہ ہم آپ کو پتا ہے کہ ابھی رینڈم ٹیسٹنگ کی بھی ایک پنجاب حکومت نے ایک انیشیٹو لیا ہوا ہے کہ ہم نے تمام جو پنجاب کے ڈسٹرکٹس ہیں، پہلے شروع میں ہم نے جو بڑے ڈسٹرکٹس تھے جہاں پہ اس کی کرونا پیشنٹس کی تعداد زیادہ تھی، وہاں سے ہم نے اس کو سٹارٹ کیا، اور پھر اس کے بعد اب آگے ہم پورے پنجاب میں بھی یہ کریں گے۔ نمبر آف ٹیسٹ کو ہم بہت بڑھا رہے ہیں، بہت زیادہ کریں گے، لیکن اس کے ساتھ یہ تب ان کا کوئی فائدہ ہے، ہاسپٹل فیسلٹیز کا بھی تب فائدہ ہے، آپ کے ٹیسٹ کا بھی تب فائدہ ہے جب لوگ بھی ساتھ اتنا ہی احتیاط کریں اور وہ اپنے آپ کو بچائیں۔ جب پوری عوام اپنے آپ کو کورونا کے لیے ایکسپوز کر دیتی ہے، پیش کر دیتی ہے کہ جی وی آر ریڈی، اور یہ تو ہے نہیں، اور جہاں تک بات رہ گئی کورونا ایک ریالٹی ہے، جو جتنا جلدی اس کو انڈرسٹینڈ کر لے گا وہ اتنا ہی اپنے آپ کو محفوظ سمجھے، اور جو نہیں کرے گا تو یہ ریالٹی تو اپنی جگہ پر رہے گی، یہ جائے گی نہیں۔ جی مسرت صاحبہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہی گا، اور نصرت باعث صاحبہ ہمیں ایک اور مہمان نے جوائن کیا ہے، ارشاد محمود صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ماہر امور کشمیر ہیں۔ ابھی مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال اس وقت جاری ہے، اور ایک اور بحث بھی اوپن ہو چکا ہے، لداخ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، لیکن مقبوضہ کشمیر میں اس سارے کووڈ-19 کو انڈیا نے ایک اپرچونٹی سمجھتے ہوئے وہ کچھ کیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر وہ جو ہے وہ سیکولر اسٹیٹ تھی، اگر اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ضمیر جاگتا تھا یا اس کے اندر کوئی ادارے کام کرتے تھے، تو کسی طور پہ بھی یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ڈومیسائل ایکٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں اور اس کے بعد مزید چھاتوں کے حوالے سے مقبوضہ کشمیر میں بات کر لیں، ارشاد صاحب میں آپ کو یہاں پہ انوالو کروں گا۔ ڈومیسائل ایکٹ جو ہے وہ بھیم سنگھ نے وہ تو چیلنج کر دیا، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو سپریم کورٹ ہے یا ان کی جو کورٹس ہیں، جس طرح سے ماضی میں کینگرو کورٹس کے طور پہ وہ کام کرتی رہی ہیں، جس طرح انہوں نے کام کیا ہے اور جس طرح وہ ڈیسیژنز کو ہندوتوا ایجنڈے کے مطابق کرتی رہی ہیں، چاہے وہ ہم بابری مسجد کے حوالے سے بات کر لیں یا دوسرے افضل گورو کے حوالے سے بات کر لیں، تو ہمیں خدشہ ہے کہ ڈیسیژن کوئی اسی قسم کا آئے گا جس طرح کے پہلے ڈیسیژنز تھے۔ اس وقت مقبوضہ کشمیر کے جو صورتحال ہے، خاص طور پہ قتل عام جاری ہے، اور مقبوضہ کشمیر کو دو قسم کے لاک ڈاؤن کا سامنا ہے۔ ایک تو وہ لاک ڈاؤن جو کہ عرصے سے جاری ہے، تقریباً 300 دن وہاں پہ ہو گئے ہیں، وہ جاری ہے۔ دوسرا وہ لاک ڈاؤن ہے جو اس وقت ان کا معاشی قتل ہو رہا ہے، باقی جو معاملات ہیں، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہاں پہ کووڈ-19 کے کیسز کتنے ہیں۔ تو واٹس یور ٹیک آن اٹ، جو سچویشن وہاں پہ مزید خراب ہو رہی ہے؟ آپ نے بڑا صحیح کہا، سچویشن یہ ہے کہ اس کو بہت سارے اخبارات اس طرح سے بھی ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن ود ان لاک ڈاؤن، ایک لاک ڈاؤن 5 اگست سے چل رہا تھا کہ اب دوسرا ایک لاک ڈاؤن شروع ہو گیا، اور اس میں انہوں نے اس کو اپرچونٹی اس طرح بنایا کہ جب لوگ جو ہیں
उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, सिंपैथी की ज़रूरत थी, उनके इलाज मालजे की ज़रूरत थी, हुकूमत की तरफ से लोगों के साथ तावन की ज़रूरत थी। उन्होंने मैसिव किस्म का हुकूमत ने ऑपरेशन शुरू कर दिए और हमने देखा है कि जिस पिछले सिर्फ आप जानते होंगे यासिर साहब के पिछले से 2-3 हफ्ते में कोई 12 मकानात को आग लगा दी गई और ये ऐसा ऑपरेशंस का ये एक ऐसे नहज पे इसको ले गए हैं जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। यानी कि जिस आबादी में आपको कोई सस्पेक्ट नजर आता है या जिसके खिलाफ आप एक्शन करना चाहते हैं, वहाँ एक घर को नहीं बल्कि पूरी पूरी स्ट्रीट को आप जला देते हैं। तो ये बड़ा स्ट्रांग मैसेज है कि भाई हम इजराइल के तर्ज पे यहाँ काम करने जा रहे हैं। डोमिसाइल हमने कर दिया, 370 इंडियंस ने ख़त्म कर दिया और अब वो हिंदुत्व का जैसे आपने जिक्र किया कि उसका एक पूरा जो एजेंडा है उसके मुताबिक जो है मुसलमानों को जो आबादी है और कश्मीरी जो तशख़्ख़ुस है उसको ख़त्म करना, मुसलमानों की पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट करना, पहले ही लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनकी एम्पावरमेंट थोड़ी बहुत जो पोजीशंस थी वो तो सारी उन्होंने ख़त्म करके उसको यूनियन टेरिटरी कर दिया। यानी आप सोचिए कि कोई स्टेट, हम हमेशा सुनते थे कि लोगों की एम्पावरमेंट होती है यानी यूनियन टेरिटरी स्टेट बनती है, कभी स्टेट यूनियन टेरिटरी बनने का ऐसा मजाक हमें कहीं नजर नहीं आया। उससे भी जो खतरनाक बात है ये कि कश्मीर वैली में ख़ास तौर पे जो कोरोना के पेशेंट्स हैं या जो इस वबा का शिकार होने वाले लोग हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद है एज ए होल। अभी जो वहाँ के अखबारात बताते हैं कि वो 1700 के करीब लोग हैं जिस वबा का शिकार हुए। लेकिन उसमें एक बहुत सारे इश्यूज ये हैं कि जब इतनी हैवीली मिलिटराइज वो एरिया है और आपको पता है कि हर 10-12 बंदों के ऊपर एक फौजी है, तो इतनी सारी जब मिलिटराइजेशन होती है तो उसमें खुद कोरोना का फैलने का बहुत ज़्यादा इम्कान होता है। हर इलाके में फ़ौज के कैंप्स हैं, CRP के, BSF के, तो वो खुद एक जो है ना कोरोना के कैरियर्स हैं। पुलिस के बारे में, JNK पुलिस के बारे में भी कहा जाता है कि वो जो है उन्होंने इंडिया से ट्रैवल करके आना है, कोविड को साथ लेके आना। सही है जी। इरशाद साहब फरमाइएगा, ये जो बात हो रही है कि इस वक्त जो है मकबूजा कश्मीर वैली के अंदर और जम्मू के अंदर, ख़ास तौर पे जम्मू में जो बसने वाले, क्योंकि हिंदुओं की तादाद वहाँ पे ज़्यादा है, 60% 60-40 का रेशियो है, जबकि मकबूजा कश्मीर जो वैली है वहाँ पे मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है। तो इस वक्त अगर कोविड के हवाले से कोई फैसिलिटीज़ दी भी जा रही हैं तो वो सिर्फ जम्मू के उन इलाकों में दी जा रही हैं जहाँ पे हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन और पॉपुलेशन जो है वो है जो इंडिया चाहता है। देखिए, एक तो इसका ये पहलू है, दूसरा ये कि आपको कोई सॉलिड किस्म की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन या इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग वहाँ से नहीं हो रही है। आपको पता है कि अभी रिसेंटली जितने वहाँ जर्नलिस्ट हैं, आशिक पीरज़ादा साहब हों, अल जज़ीरा के साथ काम करने वाले लोग हों और गौहर गिलानी हों और बहुत सारे जर्नलिस्टों को पुलिस स्टेशंस बुलाया गया, उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई और हुकूमत की तरफ से ये भी है कि ख़ास तौर पे जर्नलिस्टों को हिदायत की गई कि भाई आप SOPs दिए गए कि आपने वही कुछ रिपोर्ट करना है कोरोना के हवाले से जो हुकूमत चाहती है। इसलिए आपके पास कोई इंडिपेंडेंट सोर्सेज से कुछ बहुत कम कुछ आ रहा है। इसके बावजूद जो है सिचुएशन ये है कि जम्मू में जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो बहुत थोड़े हैं। फैसिलिटीज़ भी वहाँ पहले ही बहुत ज़्यादा थी क्योंकि जम्मू में जो है पिछले 30 साल में हमने देखा है कि मैसिव उन्होंने डेवलपमेंट उसकी की है। उसका यही एंगल है जो BJP के जिसका आपने जिक्र किया। और कश्मीर वैली में जो डेवलपमेंट वगैरह भी थी वो भी कम हुई है और उसके अलावा जो फैसिलिटीज़ भी वो कम है। दूसरा ये एक बात ये कि जब आपकी मिलिटराइजेशन होती है तो उसकी जो प्रेजेंस है उसकी वजह से भी जो है बहुत बड़ा इश्यूज पैदा हो जाता है। ठीक है, पॉइंट आ गया इरशाद साहब, पॉइंट आ गया आपका। मैं इससे पहले सवाल करें नुसरत भाई साहिबा, इस कोविड-19 के फैलाव से पहले और जब से पाकिस्तान में नहीं आया था तो पाकिस्तान ने जिस तरीके से मकबूजा कश्मीर का जो कज़िया है, जो मामला है, एक फरीक के तौर पे भी और कश्मीरियों के वकील के तौर पे भी पूरी दुनिया में उठाया था कि हमने देखा न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, इकोनॉमिस्ट, जो बड़े बड़े दुनिया के जरीदे हैं, दुनिया के पावर सेंटर्स हैं, वहाँ से आवाज़ आना शुरू हो गई थी और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद कोई रेजोल्यूशन भी पास हो, जैसे EU के अंदर जो है वो रेजोल्यूशन भी गई और बाकी भी हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से भी उम्मीद कर रहे थे। यानी इस हद तक पाकिस्तान कामयाब हो गया था दुनिया के पावर सेंटर्स को झंझोड़ने में। आप क्या समझती हैं कि कोविड-19 के पस मंज़र में जो इंडिया कर रहा है, जो उसके पीछे रह के जो इंडिया कर रहा है, पाकिस्तान उसमें क्या ऐसा काम कर सकता है कि अपने मोमेंटम को तोड़े भी ना, दुनिया को जगाए भी रखे और एक्शंस डिमांड करे, क्योंकि इस वक्त एक्शंस की जरूरत है। इंडिया तो अपने एक्शंस कर रहा है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं क्योंकि जैसे ही कोरोना वायरस का शुरू हुआ कोविड-19
उसके बाद ये चीज़ पीछे बैक बर्नर पर चली गई। उससे पहले अब लोगों ने रियलाइज़ करना शुरू कर दिया था। तमाम दुनिया में यूएन में खान साहब ने भी जाकर बहुत शानदार तकरीर की न्यूयॉर्क में, और लोगों ने बहुत उसको अप्रिशिएट भी किया, और रियलाइजेशन वाकई शुरू हो गई थी कि अब इंडिया के मुसलमानों की हालत और कश्मीर के ख़ास तौर पे जो मुसलमानों की हालत है उसके ऊपर तवज्जो दी जाए। लेकिन ये कोरोना वायरस की वजह से ऐसा तमाम मुल्क इस में फंसे हैं कि आपको पता है कि सबके सब उनके अपने मुल्कों में इस कदर मौतें हुई हैं और इस कदर मरीज आए हैं कि वो उसी उलझन में वो चीज़ रह गई। लेकिन अब मेरा ख्याल है अब तकरीबन लोग यूज्ड टू भी हो चुके हैं और काफ़ी लॉकडाउन में भी कमी है, पूरी दुनिया कर रही है। आज मैंने अभी पढ़ा कि फ्रांस में भी कमी हो रही है, उधर दूसरी मुल्कों में भी, यूरोप में भी और हर जगह, क्योंकि अब ज़ाहिर दुनिया का कारोबार चलना है। जब ये चीज़ें कम हो जाएंगी, लॉकडाउन कम हो जाएगा, तो फिर कॉन्फ्रेंसेस भी शुरू हो जाएंगी। कॉन्फ्रेंसेस तो अभी भी हो रही है। अभी आपने देखा है हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने किस तरह वेब पे स्पीच की है और पूरी दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया है, बल्कि उनको हेड बनाया गया उसका। तो ये वो चीज़ थी जो अभी तक पीछे हो रही थी, लेकिन अब इंशाल्लाह जैसे ही ये लॉकडाउन थोड़ा सा ख़त्म होगा और इसके ऊपर काबू तो अब ये देखेंगे मरीज़ कम आना शुरू हो गए हैं। चाइना ने तो टोटल काबू पा लिया, लेकिन जापान में भी मरीज़ कम आ रहे हैं, स्पेन में भी, इटली में भी। खुद इंडिया की हालत इस वक्त ये है कि वहाँ पे केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि दुनिया के सारे ममालिक इस बात पर गौर कर रहे हैं कि कोविड के खिलाफ लड़ना कैसे है, जबकि भारत एलओसी के ऊपर भी आप देखें तो वायलेशंस 1000 से ज़ायद मरतबा, और इसके साथ साथ अगर आप देखें कि वैली के अंदर भी वो तमाम काम कर रहा है, इसको एक अपॉर्चुनिटी समझते हुए। तो मेरा ख्याल है हमें ज़रूरत है कि हम भी एक्स्ट्रा माइल रन करें। मुझे समझ नहीं आती कि पूरी दुनिया उससे लड़ रही है, इनको मुसलमान ही मिले लड़ने के लिए कि अपने मुल्क के वो लोग जो उनके साथ सारी उम्र से रह रहे हैं, हजारों साल से वहीं पे रह रहे हैं, वही अचानक उनके दुश्मन बन गए और उनको अच्छा, वैसे कई बहास पर हालांकि सुबकी का सामना है भारत को। अभी अगर लद्दाख वाला मामला हम उठा के देखते हैं तो लद्दाख में जो भारत के साथ हुई है, पूरी दुनिया देख रही है उसके साथ क्या हुआ। इरशाद साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगा। लद्दाख का जो मामला है यकीनी तौर पर आपके इल्म में है वहाँ पर जो भी सिचुएशन हुई, लेकिन उसके बाद एक जो तबका है उसका ये भी ख्याल है कि शायद हमें कश्मीर के मामले पर थोड़ा सा डिफेंसिव पोजीशन से निकल के ऑफेंसिव पोजीशन पे आना चाहिए। बड़ा लंबा अरसा हो गया है इस तमाम तर सूरत हाल को लेकर चलते हुए, आपका क्या ख्याल है, वाकई ऐसा होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल इस पे ज़रा एग्रेसिव होने की ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर मुसलसल बात भी कर रहे हैं, इसको रेज करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जो जिस फोरम पे भी उनको मौका मिलता है, अभी उन्होंने तुर्की के सदर के साथ भी कल बात की और भी। लेकिन चूंकि कोरोना की वजह से एक सिचुएशन ग्लोबली एक बड़ी सोग की सी कैफियत थी और इस माहौल में आप कुछ नई कैंपेन करना मुश्किल था। तो अब इंशाल्लाह जो सिचुएशन थोड़ी सी स्टेबलाइज भी हो रही है और दुनिया इसके साथ कोरोना के साथ ज़िंदगी गुजारने का तरीका भी सीख रही है, तो हमें भी इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए और कश्मीर के लिए जो लॉबी है और अपनी लॉबीज़ और दूसरे ग्रुप्स उनको भी एक्टिवेट करना चाहिए। एक दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ऑनलाइन जो स्पेस क्रिएट हुई है, जो सारा दुनिया का तौर तरीका बदला इस वर्चुअल वर्ल्ड में, जो हम जैसे अभी बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, इससे भी कश्मीरियों ने काफ़ी फ़ायदा उठाया। और मैंने देखा है कि पिछले चंद दिनों के चंद हफ्तों में आप देखें तो कोई दर्जनों कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं और हम कभी सोच नहीं सकते थे कि इस तरह से एक स्पेस पे, एक स्क्रीन पे हम पूरी दुनिया से स्पीकर्स को लेके आएंगे और बैठ के बात करेंगे। और बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त जरूरत इस बात की है, इरशाद साहब, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि दुनिया को ये मजबूर किया जाए कि वो एक्शंस की तरफ आए। स्टेटमेंट्स की हद तक, कॉन्फ्रेंसेस की हद तक कश्मीरी इस बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, उनका दिन ब दिन सांस रोका जा रहा है भारत की जानिब से। जी हाँ, अभी शुक्रिया अदा करते हैं जनाब मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा का, नुसरत वाइस साहिबा का और इरशाद महमूद साहब का। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दिस आवर ऑफ द ट्रांसमिशन जी। और हम यही कहते हैं एक मरतबा फिर कि एक बात को हमने स्टैब्लिश किया आपके सामने कि कोविड की एग्जिस्टेंस है, कोविड एक रियलिटी है। इसको अगर आप कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेंगे तो बिल्ली ने कहीं नहीं जाना, ये खतरा मौजूद है, खतरा टलेगा नहीं। हाँ, खतरा उस सूरत में टल सकता है जब SOPs पे अमल दरामद होगा, मास्क इस्तेमाल किए जाएंगे, चाहे वो कपड़े का मास्क हो, चाहे वो सर्जिकल मास्क हो। अगर आप N95 मास्क नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग, खुदारा सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखें। इसी के साथ हमारे इस ट्रांसमिशन का जो वक्त है ये अपने अख्ताम को पहुंचता है। ट्रांसमिशन 7 बजे के बाद भी जारी रहेगी, लेकिन मुझे और यासिर को इजाज़त दीजिए। आप लोगों से इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने।